हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने इससे पहले 50 क्वेश्चन कर लिए थे अध्याय 1 से भोजन एवं पोषण। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसे खंड खंड में बांट के की जा रही है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। जैसा कि आप सबको कल न्यूज़ मिल ही गया होगा, कल नाइट में सडनली नोटिफिकेशन आया था टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। हालांकि पीजीटी में मात्र 6 सीट है, 5 जनरल वालों के लिए और 1 ओबीसी वालों के लिए है। और टीजीटी में ठीक ठाक सीट है, उतनी पिछली बार जितनी नहीं है बट है, सीट है। हमें तो बस एक ही सीट चाहिए ना, तो ज़्यादा से क्या मतलब है। तो बस उस एक सीट के लिए आप सब अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बट पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट होने के लिए हमें 1-2 क्वेश्चन पीछे के करना चाहिए, जिससे कि हमें याद रहे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। आपको अगर इसका पिछला वीडियो देखना है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो सेंड किए जाते हैं और जितने भी वीडियो रहते हैं उसके पीडीएफ भी वहीं पे दे दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2। वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे एंड सबके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा एवं प्रोटीन। तो जैसा कि हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, और ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, चाहे वो हैंडमेड नोट्स हो या फिर बुक से हो या फिर टाइपिंग हो, सब कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अधिकतर क्वेश्चन 6 to 12 के बुक से कराई हूँ इससे पहले के वीडियो में। अभी जो चल रहा है ये सारे ही पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं सबके बताती जाऊँगी। वैसे कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते याद नहीं रहता, ये भी बताना है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है, जिनका प्रोटीन आपूर्ति स्रोत मात्र वानस्पतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से जानी जाती है। इम्यूनोग्लोबिन किस नाम से जानी जाती है। प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी। तो इम्यूनोग्लोबिन किस नाम से जानी जाती है। तो इम्यूनोग्लोबिन इनमें से एंटीबॉडीज़ के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है। तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी कौन सी है। फ्लोरिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, फ्लोरिस और गोटरेट एंड फ्लोरिस और कैटरेट निजी। तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से कौन सी बीमारी होती है। तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां फ्लोरिस और मोटापा है। मोटापे में व्यक्ति के शरीर के अधिक मात्रा वसा जमा हो जाती है, जो एक प्रकार के रोग का कारण बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, फ्लोरिस और मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो टीजीटी 2005 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पे आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए परीक्षण सामग्री और सूची 2 में दिए गए भोजन बनाने के उपक्रम के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 और 2 को परीक्षण सामग्री और भोजन बनाने के उपक्रम से। ये कूट वाला क्वेश्चन है।
बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किससे मिलेगा? तो बेंजोइक अम्ल जैम एवं जेली से मिलेगा। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A B C D E। आप चाहे तो ये पैटर्न एग्ज़ाम में भी यूज कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम ढूंढते ढूंढते आँखें इतनी थक जाती है कि हम आंसर गलत टिक कर देते हैं। तो A का होगा 5, बेंजोइक अम्ल का होगा जैम एवं जेली। सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड का होगा चटनी, इसका तो यहीं पास में ही दिया हुआ है, तो B का 2 हो जाएगा। नियासिन, नियासिन क्या होगा? नियासिन का भी सुखाई गई सब्जी होगा, तो नियासिन का हो जाएगा 3। नहीं सॉरी मिस्टेक, बेंजोइक अम्ल का जैम एवं जेली। सल्फर डाइऑक्साइड का होगा सुखाई गई सब्जी, तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा सुखाई गई सब्जी, V का 3 हो जाएगा। एंड नियासिन का हो जाएगा, नियासिन का होगा चीज़, नियासिन का चीज़ होगा, C का 1 हो जाएगा। एंड एसिटिक अम्ल का हो जाएगा, एसिटिक अम्ल तो चटनी में होगा ना, एसिटिक अम्ल चटनी हो जाएगा 2 नंबर, D का 2 हो जाएगा। एंड सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा संसाधित गोश्त, तो सोडियम नाइट्रेट का संसाधित गोश्त E का हो जाएगा 4। अब यहाँ देख लेंगे कि कहाँ दिया हुआ है 5 3 1 2 4, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी एवं अधिकता से अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन है अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण, बीमारी। क्या होगा? शरीर में पोषक तत्वों की कमी एवं अधिकता से अभिप्राय है, ऑप्शन में दिया हुआ है अधिक पोषण, न्यून पोषण, अल्प पोषण एवं बीमारी। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा C कुपोषण। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण या पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण तथा अधिकता होने से अति पोषण होता है। नेक्स्ट है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो ये तो आप सब बिना बताए अपने आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन सी होगा। इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। क्यों हमें संतुलित आहार लेना चाहिए? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए वह भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा प्रोटीन का उचित मात्रा में सम्मिश्रण हो, जिससे हमारे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पोषक तत्वों तथा ऊर्जा के मानक को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक है। इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन PGT 2003 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन PGT 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन DSSB PGT 2018 का है। ये क्वेश्चन 2018 में PGT DSSB में पूछा गया है। तो क्या होगा? तो साइनोजेन रासायनिक सूत्र C4HN के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो C4HN के साथ ऑप्शन ए सही होगा।
C4H के साथ एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आंसर आप देख सकते हैं। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, फोर्टिफिकेशन या उपरोक्त सभी? तो भोजन का पौष्टिकरण किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भोजन का पौष्टिकरण सारी विधि से बढ़ाया जा सकता है, खमीरीकरण, अंकुरण और फोर्टिफिकेशन। भोजन का पौष्टिक मूल्य खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन आदि विधियों से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन GIC 2017 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन GIC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या प्रोटीन युक्त आहार? ये क्वेश्चन TGT झारखंड 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन TGT 2017 झारखंड में पूछा गया है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या फिर प्रोटीन युक्त आहार? तो इसका होगा संतुलित आहार। अभी हमने ऊपर संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था। तो एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट दोनों सेम ही है। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे की पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जिससे सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। ये क्वेश्चन TGT 2017 झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट में है। सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दी गई वसा फैट को सूची 2 में दिए गए वसीय एसिड फैटी से मिलान करना है। पहला है घी, सरसों, करडी, अलसी। तो घी का किससे मिलान करेंगे? घी का SFA से। SFA कहाँ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD तक ही पूछा है, तो घी का हो जाएगा SFA से D 4 नंबर, A का 4 हो जाएगा। सरसों का होगा MUFA का, सरसों का होगा MUFA, ऑप्शन नंबर 3। एंड करडी यानी शेफ फ्लावर का क्या होगा? शेफ फ्लावर का होगा LA यानी कि 2 नंबर। और अलसी फ्लेक्स को क्या बोलते हैं? ALA कहाँ है? 1 नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 3 2 1 कहाँ है?
ऑप्शन ए सही होगा। घी का हो जाएगा SFA। सरसों का हो जाएगा MUFA। करडी या फिर सेफ्लावर का हो जाएगा LA। अलसी फ्लेक्स का हो जाएगा ALA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन देखा वो UGC नेट एग्ज़ाम थर्ड पेपर का है, जून 2014 का था। अभी क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए गए रंग द्रव्यों के साथ सुमेलित करना है। और ये भी क्वेश्चन UGC नेट एग्ज़ाम सेकंड पेपर दिसंबर 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है UGC नेट में। तो इसमें दिया है मांस को हम सम्मिलित करेंगे किससे? मायोग्लोबिन से। मांस को सम्मिलित करेंगे मायोग्लोबिन से। यहाँ पहले लिख लेंगे ABCD एंड E। ठीक है, मांस का होगा A का 4 मायोग्लोबिन। टमाटर का हो जाएगा लाइकोपिन। ऑप्शन नंबर 6। और बैगन का हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। बैगन का होगा एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 5। शलजम का हो जाएगा एंथ्रोजेनेथिन। ऑप्शन नंबर 2। एंड मक्का, लास्ट में बच्चा मक्का का हो जाएगा जैथोफिल। ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ देखेंगे कि 4, 6, 5, 2, 1 कहाँ है, तो 4, 6, 5, 2, 1 ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन UGC नेट सेकंड पेपर 2013 दिसंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? जीरोपोथैलेमिया, डिसलिपिडीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, केटोमलेशिया, ओनोरेक्सिया नर्वेसा। तो कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन पोषण अभाव रोग नहीं है? तो यहाँ कूट में दिया हुआ है, कूट में आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, V और E। डिसलिपिडीमिया और ओनोरेक्सिया नर्वेसा ये आदि पोषण अभाव के रोग के नहीं है। ये पोषण अभाव रोग नहीं है। ये UGC नेट एग्ज़ाम थर्ड पेपर जून 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निर्जलित आलू, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 से 8%, 10 से 16%, 18 से 24% या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा। निर्जलित आलू, पालक, गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए 18 से 24। और हम इसके विस्तार में थोड़ा जान लेते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरा धनिया, फूलगोभी आदि में लौह, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक अम्ल, विटामिन B2 होता है। निर्जलित आलू, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा 18 से 24% के बीच होनी चाहिए तथा इसकी उचित तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होनी चाहिए। यहाँ पे आर्द्रता पूछा है तो 18 से 24 सही है, लेकिन अगर तापमान पूछ दे तो वहाँ हम
क्या बताएंगे? 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2011 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 में दिए गए खाद्य घटकों का मिलान करना है। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये नेट के ही क्वेश्चन है। ये भी यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, 2018 का पेपर है, पेपर 2। वाइन किससे है? इसमें ई तक है, पहले इसको लिख लेते हैं, मिलान करने में आसानी होगी। तो वाइन में होगा रेजिवेरेटॉल। ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। आलू बुखारे का रस, तो आलू बुखारे का रस हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। आलू बुखारे का रस हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर 5। ग्रीन टी, तो ग्रीन टी हो जाएगा कैटेचिन्स। ग्रीन टी में हो जाएगा कैटेचिन्स। ऑप्शन नंबर 1। एंड मेयोनीज में हो जाएगा लेशिथीन। मेयोनीज में हो जाएगा लेशिथीन। ऑप्शन 2। एंड लास्ट में बचा सलामी। सलामी में होगा सोडियम नाइट्रेट, यहीं पे दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट। ये हो जाएगा 7 नंबर। तो 4, 5, 1, 2, 7 जिसमें भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, 4, 5, 1, 2, 7। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये भी यूजीसी नेट 2018 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आहारीय दूध से मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूट के सही आंसर चुन के। तो सक्रिय पदार्थ एवं आहारीय दूध में मिलान करना है। तो पहला है अल्फा लिपोइक एसिड। ये यूजीसी नेट 2018 के पेपर 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक चार्ट बना लेते हैं, A, V, C, D एंड E। अल्फा लिपोलिक एसिड किस में होगा? तो वो आलू में हो जाएगा अल्फा लिपोलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट है फ्लेवोनाइड्स किस में होगा? फ्लेवोनाइड्स, तो ये वी का हो जाएगा लहसुन। ऑप्शन नंबर 7। लाइकोपिन, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, लाइकोपिन टमाटर में हो जाएगा। ऑप्शन 2। ग्लूटाथाइओन, ये किस में हो जाएगा? एवोकैडो में हो जाएगा। ऑप्शन डी का हो जाएगा 5। और सिलीनियम किस में होगा? सिलीनियम हो जाएगा समुद्री खाद्य पदार्थ में। सिलीनियम हो जाएगा समुद्री खाद्य पदार्थ में। ऑप्शन 3। तो 6, 7, 2, 5 एंड 3। 6, 7, 2, 5 एंड 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी जिस नेट के पेपर का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम संतुलित आहार का अर्थ क्या है। तो संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां शामिल हो, ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, एंड लास्ट है तरल आहार। ये पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है और इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को किया था, मुझे जहाँ तक याद है, और वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, शायद वो टेट में पूछा गया था। हाँ देखिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था और ऑप्शन सेम ऐसे ही थे।
कि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें स्वास्थ्य अधिक होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसमें सौंदर्य की वृद्धि होती है। और सेम उसी क्वेश्चन को, और वो भी पीजीटी 2003 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को भी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा गया है। तो संतुलित आहार का अर्थ होगा ऑप्शन सी, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। तो संतुलित आहार का अर्थ होता है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। ऐसे आहार में शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से प्रतिरक्षा, आवश्यक ऊष्मा तथा ऊर्जा के लिए सभी पौष्टिक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन की अपेक्षित मात्रा का पूर्ण संयोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तो हमने इस क्वेश्चन को किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में पौष्टिक तत्वों के बारे में दिया गया है, एंड सूची 2 में उन्हें अनुमानित करने के तरीके में मिलान करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें भी हमें कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स है। लिख लेते हैं। ऐसे लिखने से क्या होता है कि गड़बड़ नहीं होता है। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होगा? फेलिंगस टेस्ट। मोनोसेक्राइड फेलिंगन टेस्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, फेलिंगन टेस्ट। एक मैंने शायद यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया। तो लिखना था हमें 1 2 3 4 5 6 तक ही है ना। तो मोनोसेक्राइड का हो जाएगा फेलिंगन्स टेस्ट, पहला का हो जाएगा सी, और दूसरे में आ रहा है कीटोज शुगर किससे मैच करेगा? सैलिवेनाफस टेस्ट से। कीटोज शुगर कैसे मैच करेगा? सैलिवेनागस फेस्ट से। ऑप्शन 2 का हो जाएगा, कहाँ गया सैली, हाँ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ई, 2 में हो जाएगा ई। अब देखते हैं इसमें सी और ई, तो ये दोनों तो कट गए ऐसे ही। और नेक्स्ट है अमीनो एसिड किससे आएगा? ऑप्शन नंबर 3, अमीनो एसिड निनहाइड्रीन टेस्ट से आएगा। कहाँ है निनहाइड्रीन टेस्ट? हाँ, इसका हो जाएगा एफ। अब देखते हैं इसमें एफ, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड फेलिंगन टेस्ट, कीटोज शुगर्स, सैलिवेनाफस टेस्ट और अमीनो एसिड निनहाइड्रीन टेस्ट। प्रोटीन्स माइक्रोजेडाल तरीका, तो प्रोटीन्स माइक्रोजेडाल तरीका। हाँ यहाँ है ऑप्शन ए। एंड लास्ट है एस्कॉर्बिक एसिड का, ऑप्शन डी होगा। कहाँ गया ऑप्शन डी? यहाँ है ड्राइक्लोरोफिनाइल इंडोफिनोल ट्राइटेशन, ऑप्शन डी यहाँ है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी यूजीसी नेट का पेपर है, थर्ड पेपर है, जून 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर डैश होता है। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर क्या होता है? कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है या कोई नहीं होता। ये डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कम होता है। मैंने तो क्वेश्चन ही पूछते पूछते आंसर बता दिया। एक्चुअली पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर ऑप्शन सी अधिक होता है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर अधिक होता है क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वशीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। वशीय ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है, अतः बीएमआर कम हो जाता है। समझ में आया क्यों कम होता है? और ये पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है शायद, हाँ 2018 में, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैलोरी है। एक कैलोरी क्या है? तो जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा का मात्रा है, या एक पोषण है, या आहार विशेषज्ञ द्वारा भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक कैलोरी क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मैं बता रही हूँ। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैलोरी को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा कैलोरी कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? तो भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन। तो कौन सा होगा? ये टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट है। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का स्थान प्रमुख है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इसकी रासायनिक रचना की विशेषता यह है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की अपेक्षा प्रायः दुगुनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य है शरीर के आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत। ग्लूकोज शर्करा तंत्र का पोषण करता है। यह शरीर के ताप को स्थिर रखता है। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और यह दहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कुशलता कहते हैं या फिर प्रसूति कहते हैं। यह क्वेश्चन भी टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है इसे भी, और ये भी झारखंड 2017 का ही क्वेश्चन है। तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहा जाता है शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमें इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट है,
ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ग्राम, केल्विन, जूल एवं वोल्ट्स। तो ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ये टीजीटी शायद 2021 में पूछा गया था और इससे पहले झारखंड के एग्ज़ाम 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2017 में। तो ऊर्जा की माप क्या है? ऊर्जा की माप केल्विन है, ऑप्शन बी सही होगा। ऊर्जा की माप की इकाई जूल, ऊर्जा की माप की इकाई जूल है। कैलोरी नापने के यंत्र को कैलोरीमीटर कहा जाता है। मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई जूल कहलाती है। जूल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जूल एक यूनिट बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा 1 जूल के बराबर होती है। यहाँ मैंने गलत टिक कर दिया। यहाँ जूल होगा, जूल होगा। यहाँ जूल होगा। ऊर्जा की माप की इकाई जूल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो क्या होगा? ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का मुख्य भाग होना चाहिए? ये टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज पदार्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, 2:1 होता है। 2:1, 2 भाग इसमें हाइड्रोजन के होते हैं और 1 भाग ऑक्सीजन के होते हैं। कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 70% तक कार्बोज मिलती है। 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। कार्बोज की सरलतम इकाई की संरचना है ग्लूकोज। इसका सूत्र देख लेते हैं कार्बोज की, C6H12 and O6, ये कार्बोज का सूत्र है। इस कार्बोज की सरलतम इकाई की संरचना C6H12O6 है। इसे ग्लूकोज भी कहते हैं और ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन है? ये तो शायद हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो निम्न में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है? शिक्षक को, क्लर्क को, पत्थर तोड़ने वालों को या फिर गृहिणी को? तो होगा पत्थर तोड़ने वालों को। अत्यधिक परिश्रम करने वाले या पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको आहार से 3000 कैलोरी भोजन से प्रतिदिन लेना चाहिए। इन्हें 3000 कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। तो गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं यहीं पे। प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात
कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात, खनिज लवण का संतुलन। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आप ले लीजिए, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बताइए इसका क्या होगा। तो गतिशील संतुलन से तात्पर्य है ऑप्शन ए प्रोटीन एवं ऊर्जा का अनुपात। ये यूपीएलटी जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन एवं ऊर्जा का अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं। एक कैलोरी डैश जूल के बराबर होती है, 2.184, 3.184, 4.184 या 5.185। ये टीजीटी राजस्थान का क्वेश्चन है, ये टीजीटी राजस्थान का क्वेश्चन है। एक कैलोरी डैश जूल के बराबर होती है, तो इसका होगा ऑप्शन सी, एक कैलोरी 4.184 के बराबर होती है। एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली कैलोरी से तात्पर्य है, तो खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य है, शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी, ऑप्शन बी सही होगा। सिर्फ कैलोरी, ओनली कैलोरी है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि उसे ऊर्जा कहते हैं या कैलोरी कहते हैं। ऊर्जा को हम किसी भी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन था जीआईसी 2017 का। नेक्स्ट देखते हैं। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, स्रोत। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ होगा देह के लिए ऊर्जा का यहाँ पे मुख्य स्रोत पूछा है। ऊर्जा तो इन सबसे मिलती है, लेकिन मुख्य स्रोत ग्लूकोज। शारीरिक श्रम, ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसमें शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती है तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करती है। यह यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहती है, जो आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को शक्ति प्रदान करती है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्सटोज, रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। तो ग्लूकोज को डेक्सटोज शर्करा या फिर अंगूर शर्करा कहते हैं और ये मोनोसेक्राइड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का अधिक खतरा है। नेक्स्ट है, सिंड्रोम एक्स के प्रारंभिक संकेत है कि पेट का मोटापा, अपसामान्य ग्लूकोज सहनता एवं एचडीएल का न्यून स्तर शर्करा। तो इनमें से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर पूर्णतः सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का अधिक खतरा है, ये सही है। और सिंड्रोम एक्स के प्रारंभिक संकेत है पेट का मोटापा, असामान्य ग्लूकोज सहनता एवं एचडीएल का न्यून स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मानदंड है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मानदंड कौन सा है? ये यूजीसी नेट पेपर 2003 नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। इसको कूट में आंसर देना है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान के निम्नलिखित मानदंड कौन से हैं? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 60 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम सीरम के अधिक होना। एक्चुअली हम यहाँ पे सिर्फ आंसर देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इससे टाइम काफ़ी वेस्ट होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें जो सही है उसके देख लेते हैं। तो वी, डी और फिर ई। तो देख लेते हैं वी, डी, ई में क्या है। तो सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम से अधिक होना चाहिए, 150 या 100 मिलीग्राम से अधिक होना चाहिए। एंड फास्टिंग रक्त में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर फास्टिंग रक्त में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम होना चाहिए। एंड BMI 23 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये तीनों सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य VMI है। तो WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य VMI क्या है? ये भी यूजीसी नेट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 से 23 kg पर एम स्क्वायर। बॉडी मास, BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, या इसको क्वेलेट इंडेक्स यानी सूचकांक व्यक्ति के वजन एवं ऊंचाई के आधार पर शरीर की वसा या चर्बी संबंधित एक अनुमान प्रतिनिधित्व है। WHO द्वारा सुझाए एक एशियन व्यक्ति का सामान्य BMI 18 से 23 kg पर एम स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया था। विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। आधारभूत ऊर्जापचय, कैलोरी, जूल एवं कैलोरीमीटर। ये TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, TGT में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधारभूत उपापचय। तो विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय है। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को तथा शरीर ताप के नियम में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय का उपाचय कहते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए मद को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है कैलोरी। कैलोरी का किससे करेंगे हम? पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। ABCD। और ये भी यूजीसी नेट 3rd पेपर नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। कैलोरी में हो जाएगा मानवीय ऊर्जा, कैलोरी में होगा मानवीय ऊर्जा। कहाँ है? हाँ, एक्चुअली एक इसमें से मिसिंग है, 5 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में मानवीय ऊर्जा।
तो ए का हो जाएगा कैलोरी में मानवीय ऊर्जा, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है केल्विन, केल्विन में हो जाएगा कलर टेम्परेचर, तो बी का हो जाएगा 4 कलर टेम्परेचर। और टेलीमेट्री, टेलीमेट्री में आ जाएगा एग्नोमिक्स, एग्नोमिक्स यहाँ पे है ऑप्शन 2। एंड सोलिनोइडिड, सोलिनोइडिड में आ जाएगा इलेक्ट्रोटोनिक्स ऑप्शन 1। यहाँ पे 5 4 2 1 देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज में है लगता है। पाँच 4 2 1 हमारा था ना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है। तो बिस्तर बनाना कैसी ऊर्जा वाला कार्य है? हल्की, मध्यम, भारी एवं अत्यंत भारी। तो बिस्तर बनाना, ये टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिस्तर बनाना भारी हैवी ऊर्जा वाला कार्य में आता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, इसको सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। सूची 1 में दी गई सूची 2 को दिए गए ऊर्जा के आधार पर ICMR 2010 से मिलाएं। इसको 2010 के ICMR द्वारा मिलाना है। तो पहला है साधारण श्रम श्रेणी पुरुष, साधारण श्रम श्रेणी पुरुष। ये यूजीसी नेट पेपर 2017 का क्वेश्चन है। साधारण श्रम श्रेणी पुरुष आएंगे किस में? पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 एंड 5। साधारण श्रम श्रेणी पुरुष आ जाएंगे 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ये RDA 2010 के अनुसार है। पहला का बी हो जाएगा 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन होगा ना। तो पहला का ऑप्शन डी हमारा सही है। पहला का होगा ई, लेकिन ई में तो यहाँ पर 2700 कैलोरी लिख दिया है, ये गलत है। तेईस 20 कहाँ दिया हुआ है? चलिए 2330 दिया है ना, ऑप्शन सी देख लेते हैं इसमें क्या आंसर दिया है। ऑप्शन डी इसमें भी दिया हुआ है, ई तो दिख ही नहीं रही कहाँ है। ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। साधारण श्रम श्रेणी पुरुष का 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन, मध्यम श्रम श्रेणी महिला का 2230 कैलोरी प्रतिदिन। ये क्या दिया हुआ है? 2230 कैलोरी प्रतिदिन। एंड 13 वर्षीय लड़की के लिए 2330 कैलोरी प्रतिदिन। एंड 16 वर्ष लड़की के लिए 3020 कैलोरी प्रतिदिन। एंड साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला के लिए 2750 कैलोरी प्रतिदिन। ये वाला सही है, यहाँ पे थोड़े कूट में गड़बड़ीसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। कारण है, उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीधा अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना है। तो कथन और कारक में से कौन सा सही है?
तो इसमें होगा ऑप्शन ए और आर दोनों तर्क सही है। उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है एंड कारण भी सही है। शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीधा अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दी गई श्रेणी उम्र को सूची में उनके लिए दिए गए ऊर्जा के RDA से मिलाएं। सूची 2 को इसमें दिए गए उम्र के अनुसार RDA को सूची 2 से मिलाना है। पहला है माध्यमिक श्रेणी। माध्यमिक श्रेणी आएंगे किसमें? माध्यमिक श्रेणी की गर्भवती महिला आएगी किसमें? ये आएगी 2580 किलो कैलोरी। 2580 किलो कैलोरी F हो जाएगा। माध्यमिक श्रम श्रेणी के आएंगे 2500 किलो कैलोरी, 2580 किलो कैलोरी। एंड नेक्स्ट आएंगे 2 वर्षीय बच्चे आ जाएंगे 1060 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट है 12 वर्ष का लड़का आ जाएगा 2190 किलो कैलोरी, ऑप्शन ए। एंड 16 वर्ष की लड़की आ जाएगी 2440 किलो कैलोरी, 2440 किलो कैलोरी यहाँ पे है, ऑप्शन सी। एंड साधारण श्रम श्रेणी के पुरुष आ जाएंगे 2320 किलो कैलोरी, बी। अब यहाँ पे देखते हैं FDA भी ऑप्शन ए में सही है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी UGC नेट का पेपर है। नेट के क्वेश्चन ही अक्सर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो बुक में भी टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है। तो किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स क्या दर्शाता है? ये डाइट प्रवक्ता एग्ज़ाम 2014 और 15 दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो किसी व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन डी, उसकी लंबाई व वजन का सही अनुपात में दर्शाता है। लंबाई और वजन का सही अनुपात दर्शाता है। बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि व्यक्ति की लंबाई के अनुसार ही नहीं, अगर एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वज़न 45 से 48 किलो होना चाहिए। बॉडी मास यही दर्शाता है कि अगर व्यक्ति की हाइट 5 फुट है तो उसका वेट 45 से 48 kg तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी इकाई है। तो कैलोरी इकाई है VMR, VMI, गर्माहट या फिर तापक्रम की। तो कैलोरी इकाई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है GIC प्रवक्ता 2015 में। तो कैलोरी इकाई है ऑप्शन सी, गर्माहट। ऊष्मा को जिस इकाई में मापा जाता है उसे कैलोरी कहते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। अब कैलोरी को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथिक स्रोत स्पाइरोमीटर नापने का यंत्र है। तो क्या नापने, ये भी GIC प्रवक्ता 2013 का क्वेश्चन, 13 और 14 दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। BMR को नापने का, बेंथिक स्रोत स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है। BMR नापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टिकर पदार्थ
क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है। मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ यहाँ पे भी। तो पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्कर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि शरीर को होने वाले रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन और खनिज तत्व इसी के अंतर्गत आते हैं। अधिक कैलोरी प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करने से खनिज तत्वों की स्वतः पूर्ति हो जाती है और शरीर की क्रियाशीलता के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मूल स्रोत है। ये पीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ स्रोत दिया गया है, ये बुक का टाइपिंग मिस्टेक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, 2005 पीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत उसके नाभिक में होने वाली संलयन अभिक्रिया है। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु के 2 नाभिक मिलकर हीलियम परमाणु के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक रीडिंग देते हैं, तो क्या देते हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा -40 डिग्री ताप पर। इसके कुछ सूत्र हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं। -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का ताप समान होता है। यहाँ पे सूत्र के थ्रू भी आप निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई देती है। तो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई देती है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगी। ऑप्शन बी 1:4 गुणे BMR। ऑप्शन बी सही होगा। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। BMR, जिसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का VMR अलग होता है, जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली पर निर्भर करता है। यह हमें बताता है कि हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब हम कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंड BMR को व्यक्त करने के लिए हैरिस वेनेथिक्स ने एक फॉर्मूला दिया जो विभिन्न कार्यशैली के आधार पर निम्न प्रकार है। सामान्य व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा कैलोरी की गणना कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.2 गुणे VMR। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो तो उसके लिए खाद्य ऊर्जा कैसे निकालेंगे? उसका होगा 1:3.7.5 गुणे VMR। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा, तो उसके लिए होगा 1:909 गुणे VMR। एंड नेक्स्ट होगा है कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई कैलोरी गणना कैसे करेंगे? 1.4 गुणे BMR। ये सारी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऊष्मा नियंत्रक। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य ऊष्मा नियंत्रक है। थर्मोस्टेट ग्रीक शब्द थर्मो यानी गर्म और स्टेटो यानी एक नियत से लिया गया है। एक ऊष्मा तापी एक तापक और शीतलक
तंत्र की एक नियंत्रक इकाई या एक हीटर या वातानुकूलन का एक घटक हिस्सा हो सकता है। थर्मोस्टेट ग्रीक शब्द थर्मो यानी गर्म और स्टेटो का है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? ये भी TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके आंसर भी ऑप्शन बी होगा। अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। सोलर कुकर ऐसी युक्ति है जो सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाता है एवं काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैक्स जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने कैलोरीज देगा? एक स्नैक्स जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरीज देगा? ये TGT 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे दिया गया है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 3 ग्राम वसा। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो हम यहाँ 12 से 4 कर लेंगे तो 12 चौक 48 एंड 3 ग्राम से वसा से हमें 1 ग्राम वसा से हमें कितनी मिलते हैं? 9 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 3 को 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। एक स्नैक्स जो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा देता है वह शरीर को 75 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुत आहार्य आवश्यकता है। तो एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आवश्यकता है। तो इसका होगा ऑप्शन डी, 1875। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुति आवश्यकता 1875 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR के बारे में गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे गलत कथन चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन सी गलत है। BMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। तो BMR ये भी UGC नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। BMR के बारे में देख लेते हैं। BMR शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। BMR व्यक्ति के उम्र के व्यक्तिक्रमानुपाती है। पुरुषों का VMR पुरुषों के VMR उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। BMR और शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। VMR अगर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है तथा पुरुषों का VMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। आदि कथन सही है, जबकि VMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, यह कथन गलत है। VMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये कथन गलत है। ठंडी में VMR बढ़ जाता है। शरीर के तापक्रम में 10 फ़ारेनहाइट होने में ऊर्जा की ह्रास होती है। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, 7%। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर 7% ऊर्जा की ह्रास होती है, अतः ज्वर की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पे
एक लिखा है, 10 नहीं, एक फॉरेन की परिवर्तन पे 7% की ऊर्जा की हाश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? किसकी विफलता का कारण है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये टीटीटी झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। लीवर एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इसमें लीवर की विफलता का कारण है। आप लीवर के क्षति के शुरुआती लक्षणों में गलती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूख की हानि, पतली और उल्टी, कुछ और के लिए जैसे कि फ्लू, लीवर की क्षति, कई दिनों में लीवर की विफलता या मृत्यु में विकसित हो जाती है। एसिटामिनोफेन आमतौर पर सुरक्षित है जब निर्देश के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे चाहे वीडियो कितना भी लंबा बने। ये हो गया था। निम्नलिखित का मिलान करना है। भोजन संक्रमण, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर सी होगा। भोजन संकरण हो जाएगा सूक्ष्म जीवों से, भोजन संक्रमण होगा सूक्ष्म जीवों से भोजन संक्रमित हो जाता है। विषाक्त रसायन होगा कीटनाशक से। शीशा विषाक्तता होगा बर्तन से। कवक होगा माइकोटॉक्सिन से। ऑप्शन नंबर ए। एंड संक्रमणीय हेपेटाइटिस होगा भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण से। ऑप्शन सी सही है। ई कोलाई है। ई कोलाई क्या है? तो ई कोलाई ई कोलाई क्या है? ये यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ई कोलाई ऑप्शन बी सही होगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ई कोलाई कहते हैं। जैम एवं जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो जाएगा। जैम एवं जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बैक्टीरिया है जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रसदार फलों में से जैम जेली अच्छी तरह तैयार होता है क्योंकि उनके रसों में पेक्टिन की मात्रा अच्छी निकलती है। फल सदा कम पके लेने चाहिए। दगीले फलों से बनी जेली बड़ी शीघ्र खराब हो जाती है, अतः सड़े गले फल कदापि नहीं लेने चाहिए। ये टीजीटी झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पाष्टीकरण मुख्यतः किया जाता है। तो पाष्टीकरण मुख्यतः रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? तो ऑप्शन बी सही होगा। वाइब्रियो कॉलेरी क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है और ये भी एलटी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसका आंसर सी होगा। आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। तो शॉलमेनो हो जाएगा आर्द्र ज्वर से। ऑप्शन ए का 5 हो जाएगा। सिगेला हो जाएगा संग्रहिणी से। कोलोस्ट्रीडियम हो जाएगा बोटुलिज्म से। एंड प्रोटोजोआ हो जाएगा
एमोइबिक संग्रहणी से, एंड वायरस हो जाएगा हेपेटाइटिस से। तो ऑप्शन सी सही है। यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और सी, स्टेफलोकस एंड क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिन। ई कोलाई तथा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन सूक्ष्मजीव खाद्य जनित जहर का कारण है। सॉरी मुझसे गलती हो गई थी। ऑप्शन ए और सी नहीं होगा। यहाँ पे बी में यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एक्चुअली बी एंड सी हो गए। बी एंड सी होगा इसका आंसर। ई कोलाई एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन, यहाँ पे बाय मिस्टेक ए लिख दिया है, यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। टोनिया सोलमियम किसे बोलते हैं? तो सुअर मांस और इसके उत्पाद को बोलते हैं। एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन किसे बोलते हैं? तो खाद्य डिब्बा बंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ को बोलते हैं, खाद्य पदार्थ में होते हैं। नेक्स्ट है स्टेफिलोकस आयरस किस में होता है? तो ये होता है क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ में। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस किस में होता है? दूध और दुग्ध पदार्थ में। ये कहाँ है? दूध एवं दुग्ध पदार्थ, हाँ यहाँ है। नेक्स्ट है साल्मेनो होता है अंडा और मांस उत्पाद में। साल्मेनो होता है अंडा एवं मांस उत्पाद में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कथन है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट पोषण आहार में विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य को लाभों को अधिकतम कर सकता है। कारण फल और सब्जियों के पोषक वाले आहार में आरडीए के स्तरों के उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आदि मिलता है। ये यूजीसी नेट पेपर 2013 का क्वेश्चन है और इसका होगा ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत व्याख्या है। इसका ए सही है लेकिन आर गलत व्याख्या है। एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार में विषाक्त को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिक कर सकता है, लेकिन आर गलत है। ये इसके आगे नेट का क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई। इसके आगे और 25 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।